यार मेरा ये जो डोर बंद करो। हम लोगों ने बेसिक कंडीशंस देख लिया था ना इंटरफेरेंस की। Yes, sir. We have derived the expressions for path difference, now interference in wedge shaped air film। जो डायग्राम बनाइए, वेज शेप्ड एयर फिल्म में ये एक्चुअली वेज क्या होता है? वेज इज a particular arrangement of two glass surfaces inclined at a very small angle. Two glass flattened glass surfaces, two flattened glass surfaces inclined at a particular angle theta, and it is called a wedge. Okay. और इस जो डायग्राम को जो है यहाँ देखिए, पहले जो ब्लैक ब्लैक थिक लाइंस हैं, दे रिप्रेजेंट टू ग्लास सरफेसेस, दो फ्लैटेंड ग्लास सरफेसेस हैं। आवाज सुनाई दे रही सभी को? Yes, sir. यस। टू फ्लैटेंड ग्लास सरफेसेस हैं। एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम सोर्स ए। It strikes the upper part of the surface, upper part of the wedge shaped film। इसी इसी जो स्ट्रक्चर है, थीटा एंगल के साथ जिसका इंक्लिनेशन है, इसी स्ट्रक्चर को वेज शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसके दोनों तरफ एयर है, मींस एयर मीडियम इंटरफेस है। किसी भी सोर्स ए से लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो क्या हुआ? ए से बी पे लाइट रेज आई, सोर्स ए से बी, ठीक है? तो ए बी इज ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे। इट स्ट्राइक्स द सरफेस एट एन एंगल आई। फिर क्या हुआ? सम पार्ट ऑफ द रे गेट रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट ऑफ द रे गेट्स ट्रांसमिटेड। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसको R1 बोला गया है। जो लाइट रेज ट्रांसमिट होकर आगे आ रही है पॉइंट सी पर, पॉइंट सी, उस पॉइंट सी पे भी वही हो रहा है जो पॉइंट बी पे हो रहा है। पॉइंट सी से कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके वापस R2 बन जा रही हैं, और कुछ आगे की ओर, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो रही हैं, और यू कैन से ट्रांसमिट हो रही हैं। अब हमें इन दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है। दोनों लाइट रेज R1 एंड R2। ओके, सबका जो डायग्राम बन गया है प्लीज? यस सर। जिन्होंने नहीं बनाया है डायग्राम जल्दी बना लीजिए। थोड़ा दूर बनाइए, साफ साफ लिखिए, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाइए, दूर दूर। बड़ा रहेगा तो सब कुछ जो है स्पष्ट दिखेगा। इट शुड बी वेरी क्लियर, एंगल शुड बी वेरी क्लियर। Angle I is angle of incidence, angle R is angle of reflection.
परितोष, यस सर। डायग्राम बन गया। यस सर। R1 एंड R2, ठीक, डायग्राम जो देखिए, R1 और R2 क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज सर, रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज। ये कोहेरेंट होंगी कि नहीं होंगी? सर कोहेरेंट होंगे क्योंकि सोर्स सेम है। क्योंकि सोर्स सेम है। ओके, तो पहला डाउट तो ये नहीं होना चाहिए कि दीज टू रेज आर कोहेरेंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दे आर एब्सोल्युटली कोहेरेंट। R1 एंड R2 आर एब्सोल्युटली कोहेरेंट because they are the part of the same source. Okay, BR1 and DR2, these two reflected part of the light rays are the same source, hence they must be coherent, and they are. तो पाथ डिफरेंस क्या होगा पारितोष? इसके बीच का BR1 एंड DR2 के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा? सर इसकी BC प्लस, हाँ, पाथ BC प्लस पाथ CD, हाँ इन फिल्म, पूरा इन बोलो ना फिल्म, यार। हाँ, पाथ BC प्लस CD इन फिल्म माइनस पाथ BM इन एयर। गुड। ओके, तो प्लीज राइट डाउन पाथ BC प्लस CD इन फिल्म माइनस पाथ BM इन एयर. Please write down the path difference between reflected part BR1 and DR2. It is path BC plus CD in film minus path BM in air. अब path in film is equals to mu times path in air. तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, मैं जो इक्वेशन शेयर कर रहा हूं, म्यू म्यू और एक जो ब्रैकेट में लिखेंगे म्यू टाइम्स BC प्लस CD माइनस BM. ओके, सबका डायग्राम बन गया? बोलिए। यस सर। यस सर। इक्वेशन नंबर 1 डालिए, म्यू टाइम्स BC प्लस CD माइनस BM. अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC, CD और BM, or we have to replace any one of them in order to simplify this equation. ओके, इसलिए डायग्राम को स्पष्ट तौर पे देखिए। और थोड़ा दिमाग लगाइए BC, CD और BM को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबकी कॉपी में डायग्राम बना हुआ है ना? यस सर। ओके, अब बताइए।
BC की वैल्यू निकालना है स्क्रीन शो हो रही है। नो सर। यस सर। यस सर, अब होने लगी। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आपने लिख लिया, डेल इट इज म्यू BC प्लस CD माइनस VM। अब जो ज्योमेट्री से देखिए, ठीक फिगर देखिए और जो ज्योमेट्री देखिए, BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC को लिख सकते हैं BN प्लस NC। बोलिए। यस सर। BN प्लस NC, BC को BN प्लस NC लिख दिया। उसके बाद इन ट्रायंगल BMD साइन I की वैल्यू निकालिए, इन ट्रायंगल BND साइन R की वैल्यू निकालिए। पहले सुन लीजिए ध्यान से, फिर इसको नोट करिए। साइन I और साइन R की वैल्यू आ जाएगी, देन यू हैव टू डिवाइड एज पर स्नेल्स लॉ। साइन I अपॉन साइन R विल बी म्यू। तो साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से म्यू आ जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू BM अपॉन BN, वहां से BM की वैल्यू म्यू टाइम्स BN मिल जाएगी। तो देखिए, और BM तो इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन से देखिए, म्यू BN प्लस NC प्लस CD जहां लिखा हुआ, तो म्यू BN की जगह हम BM लिख सकते हैं। तो BM एंड BM क्या हो जाएगा? दे बोथ विल बी कैंसिल्ड आउट। वहां से इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आपको मिल जाएगा म्यू NC प्लस CD। अब नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट कर रहे हैं ना? म्यू टाइम्स ENL, NC प्लस CL। जो डायग्राम देखिए, NC प्लस CL इज ENL। एक एक स्टेप समझ के नोट करते चलिए। आवाज सुनाई दे रही मेरी? यस सर। कुशाग्र आ रहा समझ में? यस सर। ओके। केवल ट्रायंगल थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा है ना, जो बेसिक ज्योमेट्री है। सर हम्म, सर CD और CL इक्वल कैसे हो गए? कौन से? सर CD और CL। यू हैव टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी, प्रूफ करनी है ना भाई। कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल होंगे ना। यस सर, यस सर। ओके, कॉन्ग्रुएंसी से
इक्वल होंगे, अबे जो जैसे डायग्राम जो देखो, अपना जो डायग्राम है, इसमें पहली चीज तो तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, दो किसी भी ट्रायंगल में उसकी दो साइड से जो नॉर्मल ड्रॉ होगी, वो दोनों साइड से नॉर्मल ड्रॉ होगी और वो नॉर्मल एक दूसरे को एंगल थीटा पर इंटरसेक्ट करेंगे। BC इज BN प्लस, है ना, CN, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। एंड दिस CN plus CL, this CD will equals to CL because in triangle CD, इसको कोई नाम दे दीजिए, CDZ and CLZ। CDZ और CLZ में जो देखिए दो एंगल्स बराबर है, एक 90 है, दूसरा R प्लस थीटा है। R प्लस थीटा क्यों होगा? क्योंकि एक थीटा है, दो इंटरनल एंगल्स है, दो एक्सटर्नल एंगल होगी, उसकी वैल्यू दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगी, तो इट वुड बी R एंड थीटा, इट विल बी R प्लस थीटा। तो साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दो एंगल और एक साइड इक्वल हो रही है, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट and therefore CD equals to CL by CPCT, congruent part of congruent triangle। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर अब इन ट्रायंगल NDL आप यहां से यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ NL, ओके। एंड इन ट्रायंगल NDL, आगे देखिए, इन ट्रायंगल NDL this cos R plus theta will be NC upon 2T, it's यहाँ पे C नहीं होना चाहिए, cos R plus theta, it should be L, ठीक है ना? it should be L, not C। ठीक है? cos R plus theta is यानी L upon 2T। 2T क्या है? थिकनेस है। तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आपको पता चलेगा यहां से 2 म्यू टी cos R प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, क्योंकि स्टोक्स लॉ लगा दीजिए। When a light beam is reflected from denser to rarer medium, there occurs an additional path difference of lambda by 2 as per Stokes theorem। When a light ray travels from denser to rarer medium, it suffers an additional path difference of lambda by 2।
तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हो गया 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। प्लस लिखिए या माइनस लिखिए, जो सही लगे आप लिखिए, क्योंकि चेंज तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्लीज राइट डाउन द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। यहां तक नोट कर लिया? यहां कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। नो सर, नो सर। उसके आगे you have to establish the equations for maximum intensity and minimum intensity, that is for bright fringe and for dark fringe, condition for maxima and minima। तो जहां 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 ए इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। जो भी इक्वेशन आप में है उसको नंबरिंग कर लीजिए। और इस इफेक्टिव पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। अब उसके आगे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए इक्वेशंस निकालिए। पाथ डिफरेंस शुड बी प्लस माइनस एन लैम्डा फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। नोट कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। हर कोई नोट कर रहा कि नहीं? Yes, sir. हर कोई नोट कर लीजिए। Yes, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसके बाद न्यूटन रिंग आपके एक्सपेरिमेंट में भी है, लैब में भी एक्सपेरिमेंट करना है न्यूटन रिंग, इसी के बेसिस पे आप समझ पाएंगे। नोट करिए, डार्क और ब्राइट दोनों की इक्वेशंस नोट करिए। सभी का नोट हो गया? सभी का हो गया? जी गुरु जी सर। आगे चले। अब इक्वेशंस जरा देखिए। मैक्सिमा का इक्वेशन आपको मिला 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। चूंकि आपको पता है कि एक अब की बार का एग्जाम हो सकता है मल्टीपल चॉइस हो, इसलिए डेरिवेशंस तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उस डेरिवेशन से रिजल्ट क्या निकलेगा। मान लीजिए मैं आपसे इसी इक्वेशन में कहूं कि व्हाट हैपेंस व्हेन द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज 0।
जब टी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वेज शेप्ड फिल्म में जहां पर दोनों ग्लास सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, उस पॉइंट पर कैसी फ्रिंज बनेगी? When t equals to 0 क्या इंटेंसिटी होगी? इक्वेशन को देख करके आपको बताना है। एनी वन ऑफ यू? कोई बता सकता, नहीं बता सकता? यू हैव द पाथ डिफरेंस। आपको बताना है कि when t equals to 0 किस तरीके की फ्रिंज बनेगी, इंटेंसिटी क्या होगी? बोलिए। सर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज बनेगी। ओके, क्यों बनेगी? रीजन बताइए। सर रिफ्लेक्शन हो नहीं पाएगा, सारी लाइट वहीं पे कंसंट्रेट कर जाएंगी। अबे यार, रिफ्लेक्शन ये तुमने ऐसे देख लिया, नहीं हो पाएगा। इक्वेशंस को जो देख करके बताइए, इक्वेशंस को देखिए। पाथ डिफरेंस क्या है? डेल इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। जब t 0 हो जाएगा तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2। सर ब्राइट फ्रिंज बनेगी शायद। पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2, है कि नहीं? पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा पारितोष, यस सर। when t equals to 0 and lambda by 2 is odd multiple of lambda by 2. यस सर। When the path difference is odd multiple of lambda by 2, then there will be dark fringe यस सर। because it satisfies the condition for minima. ओके यस So सर। at point of meeting of the two glass surfaces, the first fringe will be dark, and as thickness increases, as we goes on increasing the thickness, intensity of the film changes and the next film would be bright. As you have alternate bright and dark pattern, if the first fringe is dark, then the next one will be bright, and so on. Okay? ओके सर। For those values of lambdas, the equation for maximum intensity would be satisfied. You have those colors with maximum intensity. लैम्डा के जिन जिन वैल्यूज के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी का इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, वो कलर्स, उन लैम्डा आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी की मिलेंगी, और उन कलर्स की फिल्म्स प्रोमिनेंटली दिखेगी आपको। ठीक है? उन कलर्स की फिल्म प्रोमिनेंटली आपको दिखेगी मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ, जिन लैम्डा के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है? और इसी का ठीक उल्टा, जिनके लिए मिनिमम इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होगा, वहां पर डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। तो ये हो गया। तो वेज शेप्ड फिल्म क्या है? वेरिएबल थिकनेस की फिल्म है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि जो डायग्राम आपने बनाया वेज का,
उस वेज में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थिकनेस कांस्टेंट है कि नहीं? लेकिन इन जनरल थिकनेस वेरी कर रही, हर पॉइंट पर थिकनेस अलग अलग है। इंक्रीजिंग थिकनेस का केस है, इंक्रीजिंग थिकनेस। ओके, आगे चलें। यस कोई सर। डाउट हो तो बताइए। नो सर। अब न्यूटन्स रिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। न्यूटन्स रिंग न्यूटन्स रिंग अब आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। न्यूटन्स रिंग इज a special class of interference जो दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है। यस सर, दिख रही। तो इससे पहले नोट कर लीजिए न्यूटन्स रिंग 1717 में सबसे पहले न्यूटन ने मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब प्लेन ग्लास सरफेस के साथ देखा तो उसको डिफरेंट कलर्स की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती हुई नजर आई। Newton's rings appear as a series of concentric alternating bright and dark rings centered at the point of contact between the two surfaces. हेडिंग डाल लीजिए न्यूटन्स रिंग। डायग्राम होगा, डायग्राम ए बनाइए। न्यूटन्स रिंग हेडिंग डालने के बाद ये डायग्राम बना हुआ है, इसे एक सोर्स है, कॉन्वेक्स लेंस से प्लेन ग्लास प्लेट पे लाइट रेज आ रही है। सबसे नीचे देखिए, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन ग्लास प्लेट। When the incident light rays strikes the surface of plano convex lens and plane glass plate, a concentric rings pattern was observed as a result of Newton's ring experiment. इस डायग्राम को जो है, इस डायग्राम को जैसे बना हुआ है वैसे सब लोग डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाइए।
डायग्राम बन गया होगा तो फिर पाथ डिफरेंस का इक्वेशन लेंगे, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस और प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आर की वैल्यू 0 ले लेंगे। एयर फिल्म है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। इफेक्टिव पाथ डिफरेंस विल बी 2t प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे थिकनेस 0 है एट t इक्वल्स टू 0। पाथ डिफरेंस विल बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, hence the central spot is dark। जो सेंट्रल स्पॉट होगा न्यूटन्स रिंग का, जो सेंट्रल स्पॉट होगा इट इज डार्क। And when this effective path difference is an even multiple of lambda by 2, then it would be bright to 2t plus minus lambda by 2 equals to 2n into lambda by 2. Hence 2t will be 2n minus 1 within a bracket. 2t equals to 2n minus 1 lambda by 2. The fringes are circular because the locus of all those points having constant thickness, locus of all those points having constant thickness satisfies the equation of circle x square plus y square equals to a square. Okay. Therefore, the fringes are circular in nature. These fringes are circular in nature because of the locus of the constant thickness. ओके, इतना नोट कर लिया? इतना नोट हो गया? Yes, sir. अब इसे नोट कर लीजिए। अब एक डायग्राम जो छोटा सा बना है जिसमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट दिख रहा है। इसे भी वही कहीं जहां जगह है वहीं पे एक साथ ड्रा करिए। और ऊपर के जो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको नोट कर लीजिए। That is, interference is seen when a plano convex lens is placed on the top of a flat glass surface. The air film between the glass surfaces changes in thickness from 0 at the point of contact to some thickness T. A pattern of maximum and minimum intensity is observed.
The rings are called Newton's ring, and this whole phenomena is explained on the basis of wave-particle duality, on the basis of quantum mechanics. Okay. यहीं तक रुकते हैं आज। कल फिर इसका डायमीटर निकालेंगे। ब्राइट रिंग्स और डार्क रिंग्स की बनने की क्या इक्वेशंस हैं, और उन इक्वेशंस की मदद से हम कैसे उनका डायमीटर निकाल सकते हैं। जो रिंग्स बन रही हैं उनका डायमीटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतना बन गया। यस सर। Yes, sir. इतना नोट कर लीजिए। किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम है अगर है। हाँ बोलिए। असाइनमेंट नंबर 2 दिया है सर, उसमें न्यूमेरिक प्रॉब्लम सारी अटेम्प्ट करेंगे, सिर्फ 8 करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ अटेम्प्ट एनी 8 प्रॉब्लम्स। हाँ तो फिर क्या मतलब हुआ उसका? तो सारी करें कि 8 करें, मैं ये पूछ रहा था। जब उसमें लिखा हुआ 8 तो उसमें पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? ओके सर। सारी उसमें मैंने इसलिए दिया कि जो जिसको प्रैक्टिस के तौर पे है ना, सारा करना है अपना पूरा कर ले, लेकिन हमें जरूरत केवल 8 क्वेश्चंस की है। उसमें से जिनके 8 होंगे उनको फुल मार्क्स मिलेंगे असाइनमेंट में। ऐसे इसलिए ब्रैकेट में दिया हुआ है कि कितने कितने करने हैं। ठीक है, और कोई डाउट? ये तो कोई डाउट ही नहीं। सर हाँ, सर ये एक्सपेरिमेंट न्यूटन्स रिंग हुआ, उसका एम क्या था करने का सर? कुछ समझ नहीं आया सर। न्यूटन्स रिंग करने का एम ये था कि फ्रिंजेस का जो सर्कुलर नेचर पता करना था। कोई भी चीज आपको कब लीनियर दिखती है? जी सर। फ्रिंजेस का क्या मतलब है? फ्रिंज पैटर्न का क्या मतलब है विकास? सर ब्राइट फ्रिंजेस और ना फ्रिंजेस होती क्या है? सर फ्रिंजेस डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, ये फिर वही लाइट बात, का मैं तो फ्रिंज पूछ रहा हूँ भाई। फ्रिंज। फ्रिंजेस देखा है तूने? जी सर, जब कोई जैसे कोई लाइट आती है और उसके आगे हाथ लगा दिया जाए या कुछ कोई हाँ पार्टिकल हाँ ऑब्जेक्ट रख दिया हाँ जाए हाँ तो उसमें से हाँ कोई हाँ। गैप हो। जब तुम उसको माइक्रोस्कोप से जो है देखोगे तो किस शेप की फ्रिंजेज होंगी वो? सर क्या शेप होगा उसका? किस सर आकार की हाँ होंगी? सर्कुलर फ्रिंजेस पढ़े और नहीं, किस आकार की फ्रिंजेज होंगी? किस आकार के सर? सर ये तो नहीं पता सर। फ्रिंजेज जो रेक्टेंगुलर होगी, ठीक है ना, जो रेक्टेंगुलर होंगी, है ना, जो जी सर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हुआ? दे आर स्ट्रेट इन लाइन। अब कोई भी चीज कब रेक्टेंगुलर बनेगी, कोई भी चीज कब हाइपरबोलिक बनेगी, कोई भी चीज कब, है ना, रिंग्स बनेगी, स्फेरिकल बनेगी, दीज ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकस। ठीक है, यस सर। यस सर। वो सारे पार्टिकल जिनको आपने हाथ से रोका था, जी उन सर। सारे पार्टिकल जिनको आपने हाथ से रोका था, उन सारे पार्टिकल्स की जो ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस है, वो ज्योमेट्रिकल इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c को सेटिस्फाई करती होगी, है ना। देयरफॉर फ्रिंजेस यस सर। रेक्टेंगुलर है। ठीक है,
देयरफॉर वो फ्रिंजेस रेक्टेंगुलर शेप्स की दिखेंगी, है नहीं, एक स्ट्रेट लाइन पैटर्न मिलेगा जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो, ठीक है। यस सर। वैसे न्यूटन्स के रिंग्स के केस में वो सारे पार्टिकल्स जिनका सर्कुलर नेचर के होते हैं। हाँ जो है जिनका लोकस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यस है ना, यस सर। वो सर्कुलर दिखेगी कोई चीज, ठीक है ना। उसकी जो ज्योमेट्री है उस ज्योमेट्री के आधार पे साइज बताए जाते हैं, है नहीं। यस सर। हाँ, थैंक्स। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो हम लोग रुके फिर यहाँ पर। कोई चीज कब क्या नाम स्फेयर बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, दीज ऑल डिपेंड्स ऑन द इक्वेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है भैया। ओके, हम यही रुकते हैं। थैंक्स थैंक यू टू सर। ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir.